गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ छोरी पार्ट 2 मूवी को। ये मूवी अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई है जो काफी अच्छी है। इस मूवी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका पार्ट 1 देखना होगा जो कि आप अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस छोरी पार्ट 2 मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मूवी के शुरुआत में हम इस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो इस काली अंधेरी रात में एक लालटेन लेकर इधर उधर भाग रही थी। ये घना गन्ने का खेत वही जगह था जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था। ये बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं कि इसे अलग अलग बच्चियों का साया दिखाई देता है जो इससे कह रही थी कि माँ बुला रही है। बच्ची इस एंटिटी का पीछा करते हुए एक कुएं के पास पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है एक जंजीर उसके पैरों में बंध जाती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती ये जंजीर उसे घसीटते हुए कुएं पे बनी एक एंट्रेंस से उसे अंदर खींच लेती है। इसी कुएं के पास खड़ी हम एक भयानक सी आकृति को भी देखते हैं। ये शायद वही था जिसने ये सब किया था। खैर अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हम साक्षी को देखते हैं। साक्षी अब उस रहस्यमयी गांव को छोड़कर इस शहर में शिफ्ट हो गई है और अब वो एक टीचर की जॉब करती है। साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी के साथ एक किराए के घर में रहती है जो कि समर का होता है। लेकिन समर उसे किराया नहीं लेता क्योंकि समर वही पुलिस वाला होता है जिसने साक्षी को उस रहस्यमयी गाँव से रेस्क्यू किया था। यानी कि अब ये कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है जहाँ पे साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी और अपनी सौतन रानी के साथ रहती है। आगे हम देखते हैं कि साक्षी क्लासरूम में बच्चों को केवमैन के बारे में पढ़ा रही होती है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे पहले केवमैन जंगलों में अकेले रहा करते थे और बाद में उन्होंने समुदाय बनाकर रहना शुरू कर दिया। ये सीन इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट है जो हमें बाद में पता चलेगा। आगे हम साक्षी को प्रिंसिपल से बात करता हुआ देखते हैं, जिसमें वो प्रिंसिपल से कह रही होती है कि ईशानी की होम क्लासेस को अलाउ कर दे क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है और इस वजह से वो स्कूल नहीं आ सकती। लेकिन प्रिंसिपल इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो बाकी के पेरेंट्स पे इसका गलत असर पड़ेगा और वो भी अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना चाहेंगे। दरअसल ईशानी जब से पैदा हुई है तभी से उसे एक अजीब तरह की बीमारी है जिसमें उसे सन से स्किन एलर्जी होती है। ईशानी जब भी धूप में बाहर निकलती है तब उसकी सारी स्किन जलने लगती है। इस वजह से वो हमेशा घर में ही रहती है। ईशानी अपनी केयरटेकर रानी के साथ रहती थी। रानी राजवीर की ही पत्नी थी जो कि साक्षी का भी पति था। जैसा कि हमने मूवी के पिछले पार्ट में देखा था कि राजवीर ने बेटे की चाहत में 4 शादियां की थी जिसमें से एक रानी और साक्षी थी। बाकी 2 बीवी को तो राजवीर ने बेटी पैदा करने की वजह से मार दिया था, लेकिन ये दोनों वहाँ से बच निकलती है और लास्ट में राजवीर मारा जाता है और तभी से रानी भी इनके साथ ही रहती है और वो ईशानी का ख्याल रखती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि साक्षी अपनी बेटी ईशानी को प्यार से रात्रि भी बुलाया करती है क्योंकि वो अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से धूप में बाहर नहीं निकल सकती। खैर अब साक्षी प्रिंसिपल की बात को काट नहीं सकती थी, इसलिए वो ईशानी को स्कूल में ले आती है, लेकिन वो उसे अच्छी तरह से कवर कर देती है ताकि उस पे सन की लाइट ना पड़े। ये देखकर प्रिंसिपल को काफी अच्छा लगता है। आगे हम समर को देखते हैं जो साक्षी और ईशानी से अक्सर उसके घर में उससे मिलने के लिए आया करता था। ये घर समर का ही था जो समर की माँ के नाम पे था, इसलिए समर इन सबसे कभी किराया नहीं लेता था क्योंकि वो कहता था कि अगर मेरी माँ होती तो तुम सबसे कभी किराया नहीं लेती। यहाँ पे समर इन दोनों की काफी परवाह करता था और ईशानी भी समर को काफी पसंद किया करती थी। समर इनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा करता था क्योंकि साक्षी ज्यादातर घर पे ही रहती थी। वो बाहर जाने से डरती थी, बस स्कूल से घर और घर से स्कूल ही आया जाया करती थी क्योंकि साक्षी को आज भी इस बात का डर होता है कि कहीं राजवीर वापस आ गया तो उसे और ईशानी को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। समर भी साक्षी के डर को समझता था, इसलिए वो अक्सर इनके घर आया जाया करता था और इनका ख्याल रखता था। अब रात होने के बाद साक्षी ईशानी को खाना खिलाने के बाद सुला देती है और वो समर से थोड़ी बातें करने के लिए बाहर चली जाती है। यहाँ पे साक्षी जितनी बार भी समर से मिलती उसका धन्यवाद करती क्योंकि समर ने उसकी जितनी मदद की कोई भी नहीं करता। आगे साक्षी अपना डर समर को बताती है कि उसे लगता है कि राजवीर आज भी जिंदा होगा और कहीं न कहीं वो उसे और ईशानी को ढूंढ ही लेगा। लेकिन समर उससे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर उसे आना होता तो वो 7 साल पहले ही आ गया होता, इतने दिन नहीं लगते और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें और ईशानी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। समर ईशानी के लिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में भी बताता है। वो उसे वहाँ ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन साक्षी ईशानी को वहाँ ले जाने से डरती है क्योंकि साक्षी के दिल में अपने पास्ट को लेकर काफी डर था क्योंकि वो था ही इतना भयानक कि वो उसे नहीं भुला पा रही थी। वो अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे राजवीर ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर धोखे से उससे शादी कर ली और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे अपने गांव ले आया। यहाँ आने के बाद साक्षी को इन सब की असलियत पता चलती है कि राजवीर की पहले से 3 शादियाँ हो चुकी है जिसमें 2 बीवियों की मौत बेटा ना पैदा करने की वजह से हो चुकी थी। तीसरी बीवी रानी और चौथी साक्षी थी। साक्षी ने इस पर सब कुछ बदल दिया था। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए इन सबको मार दिया। जब साक्षी ये सारी बातें
पुलिस को जाकर बताती है तो पुलिस उस रहस्यमय गांव में जाती है, लेकिन उन्हें उन तीनों की ही लाश नहीं मिलती। इसलिए पुलिस नहीं मानती कि साक्षी ने कोई मर्डर किया है। तभी साक्षी को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद समर उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। उसके बाद ईशानी का जन्म होता है। बस तभी से साक्षी समर के साथ इस शहर में आ जाती है और उसके इस किराए के घर में रहती है। इसीलिए साक्षी को इस बात का डर था कि अगर राजवीर जिंदा हुआ तो वो कहीं ईशानी को कुछ कर न दे, क्योंकि उस रहस्यमय गांव में कोई भी बेटी पैदा होती थी तो उसे प्रथा के नाम पर उसकी बलि दिया करते थे। अब साक्षी ये सारी बातें समर से कर ही रही होती है कि तभी हम ईशानी को देखते हैं, जो सोते सोते जाग गई थी और घर में खेल रही थी। तभी ईशानी को कुछ आवाजें सुनाई देती है और साथ में उसे कुछ परछाई भी दिखाई देती है। वो इस चीज को फॉलो करते करते सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से कोई भयानक से दिखने वाली काली एंटिटी उसके सामने आ जाती है और ईशानी को अपने वश में कर लेती है। ईशानी उस एंटिटी के पीछे पीछे घर से बाहर जाने लगती है। जब रानी उसे घर से बाहर जाता दिखती है तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी कुछ लोग गाड़ी पे आते हैं और ईशानी और रानी को किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। उसके बाद जब साक्षी समर के साथ घर पे आती है तो वो देखती है कि बाहर का गेट तो खुला हुआ है। वो अंदर जाकर रानी और ईशानी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी नहीं होता। समर इन दोनों को गायब देख तुरंत ही इन दोनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। साक्षी डर की वजह से बस रोए ही जा रही थी, इसलिए समर उसे घर पे ही रहने को बोलता है। तभी थोड़ी देर के बाद समर साक्षी को फोन करके बताता है कि ईशानी को कैमरे में ट्रेस कर लिया गया है, जिसमें दिखाई देता है कि ईशानी को राजवीर के गांव का मुखिया अपने साथ गाड़ी में कहीं लेकर के जा रहा है। समर साक्षी को लेकर तुरंत ही उस गांव पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। जब ये लोग उस गांव के खेत में पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे अजीब से दिखने वाले डॉल को साक्षी के सामने फेंकते हैं। जब साक्षी उस डॉल को उठाती है तो वो देखती है कि इस पे तो ईशानी के कपड़े बंधे हैं। जिसके बाद समर और साक्षी ईशानी को हर जगह ढूंढने लगते हैं। ये सब ईशानी को ढूंढते ढूंढते खेत के बीच में आ जाते हैं। तभी कुछ बच्चे इन लोगों को घेर लेते हैं और इन पे पत्थर फेंकने लगते हैं। ये सभी बच्चे लड़के होते हैं। समर साक्षी को बचाने के लिए उसे साइड में कर देता है। उसके बाद वो हवा में फायर करता है, जिसके बाद सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी साक्षी को वहाँ पे दूसरी डॉल मिलती है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तो कोई आदमी मुँह पे कपड़ा बांधे आता है और साक्षी को घसीटते हुए खेतों के बीच लेके चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं राजवीर ही है, यानी कि साक्षी का पति, जो आज भी जिंदा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजवीर का आधा चेहरा खराब हो चुका है, क्योंकि रानी ने उस पे हमला किया था साक्षी को बचाने के लिए। समर उन बच्चों से पीछा छुड़ाकर साक्षी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि साक्षी तो वहाँ पे है ही नहीं। जिसके बाद वो और परेशान हो जाता है और साक्षी को ढूंढने लगता है। इधर राजवीर साक्षी को बेहोश करके एक अजीब सी जगह पे ले आता है, जो दिखने में गुफा जैसी थी। ये जगह कोई बेसमेंट के अंदर थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजवीर के साथ गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे। तभी गांव का मुखिया, जिसे सभी ताऊ कहते हैं, वो कहता है कि राजवीर की घरवाली ने अपनी बेटी के साथ 7 साल पहले इस गांव को छोड़ दिया था, क्योंकि गांव की प्रथा के हिसाब से इस बच्चे की बलि देनी थी, जो इस औरत की वजह से नहीं हुआ। इसी वजह से इस गांव पे श्राप आ चुका है और इस श्राप को हटाने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर 3 दिन के बाद प्रधान ने इस बच्ची को स्वीकार कर लिया तो हमारे गाँव की हरियाली वापस आ जाएगी, और साथ में तीसरे दिन इस औरत की भी बलि देनी होगी, जिससे इस गाँव की सभी औरतों के मन में डर बैठेगा और वो ऐसा दोबारा करने की सोची की भी नहीं। यहाँ पे साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी राजवीर कहता है कि उसने इन दोनों को गांव में वापस लाकर अपना वादा पूरा किया, इसलिए उसे अब इस बिरादरी में वापस लिया जाए, क्योंकि इतने दिनों से गांव वालों ने उसे बॉयकॉट कर रखा था। लेकिन ताऊ कहता है कि इसकी इजाजत तो प्रधान जी ही देंगे, और दासी जो उनकी पत्नी है वो इस चीज को उनसे पूछकर बताएगी। इधर हम देखते हैं कि समर और बाकी पुलिस वालों को जब साक्षी और ईशानी नहीं मिलते तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें वहाँ पे एक काला कपड़ा पहनकर बैठे एक औरत को दिखाया जाता है, जिसे सब वहाँ पे दासी कहते थे और बच्चे उसे दासी माँ कहा करते हैं। वो एक बड़े से दिखने वाले अजीब से दरवाजे के सामने बैठी थी, जिस पर एक अजीब से चित्र बनी हुई थी, और इस बड़े से दरवाजे के पीछे एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर होता है, जिसे ये गांव वाले अपना प्रधान मानते हैं, और इसी प्रधान के प्रति वफादारी दिखाने के लिए ये दरवाजे पे साइन बना था। इसलिए गांव का हर इंसान जो प्रधान के प्रति अपनी वफादारी दिखाता है और उसे अपना भगवान मानता है, वो ये साइन यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि दासी इस बड़े से दरवाजे के बगल में बने एक सुराग के थ्रू प्रधान से इशारे में कुछ बातें करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दासी प्रधान की पत्नी होती है, और प्रधान को अगर कुछ भी गाँव वालों को बोलने
बोलना होता है तो वो दासी के थ्रू ही लोगों को बताता है। वो किसी से बात नहीं करता, ना ही किसी से मिलता है। इनफैक्ट इस सुराग से हमें प्रधान की कुछ झलकियां भी दिखाई देती है, जिसमें पता चलता है कि वो काफी लंबा चौड़ा और दानव जैसा दिखने वाला है। खैर आगे जो प्रधान ने दासी को बताया, दासी ताऊ को बता देती है। अब ताऊ पूरे गाँव वालों को बताता है कि प्रधान ने छोरी यानी ईशानी को स्वीकार कर लिया है और 3 दिन के बाद उसका समर्पण होगा और उसी दिन राजवीर साक्षी की बलि देगा, जिससे उसे इस बिरादरी में वापस लिया जाएगा। ये सब सुनकर साक्षी राजवीर को समझाती है कि ईशानी उसकी बेटी है और वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सब सुनकर राजवीर और एग्रेसिव हो जाता है और वो साक्षी को मारने लगता है। तभी अचानक से बहुत सारी औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं और राजवीर साक्षी को छोड़ देता है। जिसके बाद दासी ताऊ को बोलती है कि ये आवाजें भी बंद हो जाएगी अगर प्रधान ने छोरी का समर्पण स्वीकार कर लिया। उसके बाद कुछ बच्चे साक्षी को घसीटते हुए एक खंडर जैसे कमरे में लेके जाते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ईशानी को भी देखते हैं जो एक खंडर जैसे कमरे में कैद थी। तभी शालीन नाम का एक लड़का उसके पास एक काढ़ा लेकर के आता है। भले ही वो लड़का हो लेकिन वो खुद को लड़की समझता है। वो ईशानी को काढ़ा पीने के लिए बोलता है जो दासी माँ ने उसे दिया था, लेकिन ईशानी उसे साफ साफ पीने से मना कर देती है और वो अपनी माँ के बारे में पूछती है। तभी वो कहता है कि यहाँ पे दासी माँ ही सबकी माँ है और उसकी माँ तो बचपन में ही मर चुकी है, उसने अपनी माँ को देखा भी नहीं है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहाँ पे दासी आ जाती है। वो उसे चुपचाप वहाँ मरने तक पड़े रहने को बोलती है, लेकिन वो दासी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वहाँ से निकाल दे क्योंकि उसकी बेटी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है और वो उसे बचाना चाहती है। लेकिन दासी साक्षी पे चिल्लाती है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है और इसी शक्ति की वजह से 3 दिन के बाद उसका समर्पण किया जाएगा, यानी 3 दिन के बाद उसकी शादी प्रधान जैसे दानव के साथ की जाएगी। यानी कि अब ईशानी को नई दासी बनाने की तैयारी की जा रही थी और ये काढ़ा भी उसे इसीलिए पिलाया जा रहा था ताकि वो तुरंत ही औरत बन सके। ये सब बोलकर दासी जा ही रही होती है कि तभी साक्षी दरवाजा खोलने के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, जिसके बाद दासी वापस अपने भूतिया रूप में आकर उसे हॉन्ट करने लगती है। और ये दूसरा रूप वही था जिसने शुरू में ईशानी को अपने वश में किया था। इधर हम राजवीर को देखते हैं जो साक्षी को मारने के लिए डेस्परेट हो रहा था क्योंकि वो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता था और इस कबीले में वापस आना चाहता था। वो तो आज ही साक्षी को मार देता अगर उन औरतों ने चीखना चिल्लाना शुरू नहीं किया होता। यहाँ पे पता चलता है कि वो औरतें जिंदा नहीं थी बल्कि स्पिरिट थी। लेकिन ताऊ उससे 3 दिन तक रुकने के लिए बोलता है ताकि दासी ईशानी को समर्पण के लिए तैयार कर सके और उसी दिन वो अपनी पत्नी का गला काटकर इस कबीले में वापस आ सके। इधर हम दासी को देखते हैं जो ईशानी के कमरे में जाती है और उसे जबरदस्ती काढ़ा पिला देती है। उसके बाद वो प्रधान के कमरे के दरवाजे के बाहर वो अजीब सा साइन अपने हाथ से बनाकर बैठ जाती है और कुछ मंत्र वगैरह बोलती है, जिसके बाद प्रधान का दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पे हम प्रधान की थोड़ी झलकियाँ भी देखते हैं जिसमें वो काफी लंबा चौड़ा दिख रहा था जैसे कि पुरानों में हुआ करता था। अब दासी थी तो प्रधान की पत्नी, लेकिन फिर भी वो उस कमरे में सिर झुकाकर झुकते हुए जाती है जैसे कि वो उससे बहुत डरती हो। अब वो प्रधान को बताती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है, वो मरेगी नहीं, बाकियों से अलग है, शक्तिशाली है। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने और भी बच्चियों को दासी बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो मारी गई थी। उसके बाद वो प्रधान को कुछ काला लिक्विड पिलाती है। यहाँ पे हम प्रधान के हाथ को भी देखते हैं जो सड़ी हुई कंडीशन में थी, ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से जिंदा हो। तभी हम साक्षी को देखते हैं, उसे उस कमरे में एक दरवाजा मिलता है जो पूरी तरह से लकड़ियों से पैक था। किसी तरह वो उसे खोलती है और वहाँ पड़ी एक टॉर्च के सहारे उस कमरे में चली जाती है। इस जगह पे चारों तरफ सिर्फ सुरंग ही सुरंग थी और वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसे ईशानी की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसे इस भूल भुलैया में ढूंढने लगती है। तभी हम ईशानी को देखते हैं जिसपे शालीन ने नजर रखी हुई थी। तभी कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो शालीन को उसकी आइडेंटिटी के लिए चढ़ाते हैं। दरअसल वो एक ट्रांसजेंडर होता है, इसी वजह से वो अभी तक जिंदा था। खैर अब वो इन बच्चों से परेशान होकर यहाँ से चला जाता है और गलती से दरवाजा खुला छोड़ देता है। तभी ईशानी मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है और एक सुरंग में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे 3 बच्चियों की स्पिरिट दिखाई देती है जो उसे कह रही होती है कि माँ बुला रही है। जिसके बाद वो इन बच्चियों के पीछे जाने लगती है और तभी साक्षी को ईशानी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे कसकर हक कर लेती है और उसे एक तरह से बचा भी रही होती है क्योंकि ऊपर से सनलाइट आ रही थी। लेकिन दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ये ईशानी नहीं बल्कि उन बच्चियों की स्पिरिट होती है, जिसे देखकर साक्षी परेशान हो जाती है। तभी हम ईशानी को देखते हैं जो उन बच्चियों के पीछे भागते हुए एक दरवाजे के पास आ
जाती है जहाँ से बाहर की रोशनी आ रही थी, यानी कि वो यहाँ से बाहर जा सकती है। लेकिन वो बाहर जाने से डर रही थी क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बाहर निकल जाती है। तभी उसकी स्किन जलने लगती है। इधर हम साक्षी के पास पड़ी हुई इस अजीब सी डॉल को देखते हैं जो अपने आप ही जलने लगती है। इस डॉल पे इन लोगों ने ईशानी को लेकर तंत्र मंत्र किया था, यानी कि ईशानी को कुछ भी होगा तो इस डॉल को भी सेम वैसा ही होगा। तभी हम दासी को देखते हैं जो ईशानी को कमरे में ना पाकर अपने भूतिया रूप में आ जाती है और अपने अंदर से उस काले स्पिरिट को बाहर निकालकर ईशानी को ढूंढने के लिए भेज देती है। स्पिरिट तुरंत ही ईशानी को ढूंढ लेता है। ईशानी जैसे ही बाहर निकलती है हम देखते हैं कि ये पूरी भूल भुलैया वाली जगह इस कुएं के अंदर बनी हुई है। तभी ईशानी की स्किन सूरज की रोशनी की वजह से जलने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर दासी की काली स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है और वो ईशानी को लेने के लिए वहाँ चली जाती है। जब वो ईशानी को लेकर वापस आती है तो हम देखते हैं कि उसकी स्किन भी जल गई है, यानी कि उसकी मेडिकल कंडीशन भी ईशानी की तरह ही है। वो भी धूप में बाहर नहीं निकल सकती। इधर साक्षी को अभी भी उन औरतों और बच्चियों की आवाजें आ रही थी जिन्हें फॉलो करते हुए वो उन्हें ढूंढ रही थी। तभी हम दासी को देखते हैं जो एक लेप बनाकर ईशानी और खुद के जले हुए स्किन पे लगाती है। तभी वहाँ पे ताऊ आता है और वो दासी को धमकाते हुए बोलता है कि इस लड़की को जल्दी ठीक कर वरना प्रधान तुझे मार डालेगा, क्योंकि इससे पहले भी 3 लड़कियां यहाँ प्रधान के इलाज के लिए लाई गई थी और वो भी इसी तरह मारी गई। जिसके बाद दासी कहती है कि मुझे अपना काम अच्छी तरह से पता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बाकी लड़कियों की तरह कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रधान समय के साथ कमजोर हो रहा था और इसीलिए उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए किसी खास लड़की की जरूरत थी जो यहीं की खून की हो, और इसलिए ईशानी को इसके लिए चुना गया है। हालांकि इससे पहले भी 3 लड़कियां प्रधान के इलाज के लिए लाई गई थी, लेकिन वो तीनों ही मारी गई। वो तीनों वही लड़कियां थी जिसकी स्पिरिट ईशानी को दिखती है। तभी ताऊ कहता है कि तुम्हारा काला साया ईशानी के लिए खतरनाक है, इसलिए उसको अभी दूर ही रखो उससे। जिसपे दासी कहती है कि उसका काला साया प्रधान ने ही उसे शक्ति के रूप में दी है और वो उन्हीं के लिए काम करता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दासी भले ही प्रधान की पत्नी है या फिर उसके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। ताऊ भी उसकी इज्जत नहीं करता। दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं जो एक कांस्टेबल के साथ ईशानी और साक्षी को ढूंढने के लिए उसी जगह पे आ जाता है। वो एक कुएं के पास पहुंचता है। वो कांस्टेबल से कहता है कि अगर कल शाम तक मैं वापस नहीं आया तो कल तुम पूरी पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ पे आ जाना। उसके बाद वो कुएं के अंदर सीढ़ियों से होते हुए टनल्स के अंदर चला जाता है। इस जगह को देखकर समर को समझ में आ जाता है कि जिन लोगों ने साक्षी और ईशानी को किडनैप किया है वो काफी खतरनाक है और उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वो इस जगह की हर एक लोकेशन की पूरी वॉइस नोट बनाता है और पुलिस को भेज देता है ताकि उसे बाकी पुलिस फोर्स की मदद मिल सके। अब यहाँ पे हम ईशानी को देखते हैं जो उस लेप को लगाने के बाद अब पहले से ठीक है, इसलिए दासी उसे दोबारा से वो काढ़ा पीने के लिए देती है, लेकिन ईशानी उसे फिर से पीने से मना कर देती है। दरअसल ईशानी इस काढ़े को सूप समझ रही थी और उसे सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर पे भी जब इसकी माँ इसे सूप पिलाती थी तो एक कहानी सुनाया करती थी जिससे ईशानी सूप को पी ले। इसलिए ईशानी दासी को एक कहानी सुनाने को बोलती है ताकि वो सूप पी ले। अब दासी कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले एक राजा था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसे एक संतान प्रदान की जाए। तब सूर्य देवता के आशीर्वाद से उसे एक बेटी होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। इसलिए वो गुस्से में आकर सूर्य देवता को भला बुरा बोलता है और उस बच्ची को मारने के लिए दोपहर की कड़ी धूप में उसे बाहर जलने के लिए छोड़ देता है। सूर्य देवता भी गुस्से में आ जाते हैं और इस बच्ची को अपने तेज से जलाने लगते हैं, लेकिन बच्ची स्ट्रॉन्ग होती है, वो सूर्य देवता के तेज को भी सह लेती है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और सूर्य देवता भी इस बच्ची को जलाते जलाते थक जाते हैं, इसलिए वो उस पर तरस खाकर इसे छोड़ देते हैं। तभी एक गुफा से एक राजकुमार बाहर आता है, यानी कि एक आदि मानव। वो इस बच्ची को उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाता है और अपनी शक्तियों से इसे ठीक कर देता है। बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे भी राजकुमार से लगाव हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब कहने को तो ये कहानी थी, लेकिन ये कहानी असल में दासी की जिंदगी पे ही थी। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि दासी ही थी जिससे उस आदि मानव ने शादी की थी ताकि वो हमेशा उसकी सेवा कर सके। अब भले ही प्रधान ने दासी को काली शक्तियाँ दी थी, लेकिन ये शक्तियाँ भी उसने अपने स्वार्थ के लिए ही दिया था। हालांकि अब समय गुजरने के साथ आदि मानव कमजोर हो चुका है, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए दासी जैसे ही स्ट्रॉन्ग लड़की की जरूरत है और वो कोई नहीं ईशानी है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। अभी तो दासी ईशानी को वो काढ़ा पिला रही है ताकि उसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाए और वो शादी के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पे मासूम ईशानी को सच में ये
सब परियों की कहानी लग रही थी। उसे लग रहा था कि वो सच का राजकुमार है। तभी ईशानी दासी से पूछती है क्या राजकुमार उसे भी एंजल विंग्स दे सकते हैं, जिसके बाद दासी उसे बोलती है जरूर दे सकते हैं अगर तुमने उनकी अच्छी से सेवा की और ये पूरा काढ़ा पी लिया। जिसके बाद ईशानी वो काढ़ा पी लेती है। तभी हम देखते हैं रात को ईशानी के पेट में काफी तेज दर्द होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए। इधर हम साक्षी को देखते हैं जो इस भूल भुलैया में भटकते भटकते एक ऐसे जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसे बहुत सारी औरतों की स्पिरिट दिखाई देती है। ये सारी औरतें बहुत दर्द में थी, रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी और साक्षी से मदद मांग रही थी कि उसकी बेटी को बचा ले। साक्षी इनसे कहती है कि मैं भी अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, इसलिए हम सभी एक साथ जाएंगे, उन लोगों का सामना करेंगे और अपनी बेटियों को बचाएंगे। लेकिन तभी दूसरे ही पल साक्षी को पता चल जाता है कि ये सभी औरतें स्पिरिट है और अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाई थी और इन्हें भी इसी जगह पे लाकर मार दिया गया था। यहाँ पे साक्षी को रानी की भी स्पिरिट दिखाई देती है जिसे जंजीरों से जकड़ा गया था। तभी वहाँ पे राजवीर आता है और वो रानी का गला काटकर उसे मार देता है। उसके बाद वो उसकी लाश को घसीटते हुए टनल में फेंक देता है। ये सारी छलकियाँ थी जो साक्षी को दिख रही थी और ये सारी घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं। जिस तरह से रानी को मार दिया गया उसी तरह बाकी औरतों को भी बेरहमी से मारकर उस टनल में फेंक दिया गया। ये सब देखकर साक्षी अभी सदमे में ही होती है कि तभी वहाँ पे राजवीर आ जाता है और वो साक्षी को मारने लगता है। उसी समय दासी भी वहाँ पे आ जाती है जो अपने ड्यूमन रूप में होती है। वो साक्षी को बताती है कि तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, औरत बन गई है, यानी कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। ये सुनकर साक्षी घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि वो भी 7 साल की छोटी बच्ची है। लेकिन दासी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका डीमन रूप वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम राजवीर को देखते हैं जिसके हाथ में एक हंटर होता है। वो साक्षी को उससे मार मार कर अधमरा करके वहाँ से चला जाता है। अब हम दासी को देखते हैं जो ईशानी के फर्स्ट पीरियड ब्लड को लेकर प्रधान के पास जाती है और उसे ऑफर करती है और प्रधान इसे अप्रूव कर देता है। बाहर ताऊ उस सुराग से दासी और प्रधान की सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद वो गांव वालों को बता देता है कि आज रात ही समर्पण की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद गांव में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दासी यहाँ पे ईशानी को अच्छे से नहला धुलाकर समर्पण यानी शादी के लिए तैयार करती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो अभी भी अधमरी हालत में थी और धीरे धीरे वो रेंगते हुए एक एंट्रेंस की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ से सीधे वो नीचे गिरने लगती है। ये पूरी टनल जैसी जगह इस कुएं में से होके जाती थी, इसलिए साक्षी जब गिरती है तो इस कुएं के अपर सरफेस पे गिर जाती है। अब कुएं की ऊपर की लेयर जैसे ही क्रैक होती है साक्षी पानी के अंदर डूबने लगती है और इस दौरान वो देखती है कि इस कुएं में बहुत सारी औरतों की लाश पड़ी हुई है और उनमें से एक रानी भी है। ये औरतें उन गांव वालों के खिलाफ गई थी, इसलिए उन लोगों ने इन्हें टनल में बेरहमी से मारकर इस कुएं में फेंक दिया और साक्षी ने जिन औरतों की स्पिरिट उस टनल में दिखी थी ये वही थी। तभी हम देखते हैं कि साक्षी पानी से ऊपर आ जाती है और साथ में उन औरतों की स्पिरिट भी ऊपर आके रानी को चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बाद ये सारी औरतें साक्षी के सिर पे अपना हाथ रखकर उसे अपनी शक्तियाँ दे देती है ताकि वो उन लोगों का मुकाबला कर सके, क्योंकि वही इनकी आखिरी उम्मीद थी। इधर ईशानी का समर्पण समारोह शुरू होने वाला था, इसलिए ताऊ राजवीर से कहता है कि वो साक्षी को लेके आ जाए ताकि राजवीर अपनी पत्नी का गला इस पूरे गाँव वालों के सामने काटकर एक मिसाल पेश कर सके, ताकि गाँव की कोई भी औरत मर्दों के खिलाफ या हमारी प्रथा के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। तभी राजवीर बोलता है कि मैंने तो गुस्से में आकर उसे इतना मारा है कि अब तो वो मर भी गई होगी, जिससे ताऊ उस पे गुस्सा करता है और वो साक्षी को जिंदा या मरा हुआ लाने को बोलता है। अब इनकी ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे खड़ा सालिन सुन लेता है, जिसके बाद वो साक्षी को बचाने के लिए कुएं से होते हुए उसी टनल के अंदर चला जाता है। तभी समर भी वहाँ पे आ जाता है और वो शालिन को पकड़कर ईशानी और साक्षी के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो समर को बता देता है कि ईशानी को नई दासी बनाने के लिए प्रधान से शादी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। समर प्रधान के बारे में पूछता है तो शालिन उसे बताता है कि प्रधान एक आदि मानव है और वो वर्षों से जिंदा है और हम सभी उसी के वंशज हैं और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन वो हमेशा गुफा में ही रहता है, धूप में बाहर नहीं निकल सकता और अब समय के साथ वो कमजोर हो रहा है। इसीलिए उसे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए दासी माँ जैसी नई लड़की की जरूरत है जो कि ईशानी है, क्योंकि वो इसी गाँव का खून है और प्रधान की वंशज है और वो भी धूप में बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए आपको अभी ही जाकर ईशानी को बचाना होगा, क्योंकि अगर समर्पण पूरा हो गया तो ईशानी जिंदा नहीं बच पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी 3 लड़कियों को समर्पण के लिए लाया गया था लेकिन वो तीनों ही मर गई और वो 3 लड़कियां वही थी जिसकी स्पिरिट ईशानी को दिखा करती है। अब वो साक्षी के बारे में पूछता है तो शालिन उसे बताता है कि राजवीर ने उसे मारकर अधमरा कर दिया है और वो अभी उसे ही बचाने के लिए जा रहा था, जिसके बाद समर उसके साथ साक्षी को बचाने के लिए चला जाता है। इधर ईशानी का समर्पण समारोह शुरू हो गया था, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था और गाँव वाले ढोल नगाड़े बजाकर बाराती की तरह जा रहे थे। तभी दासी ईशानी को डोली में बैठने के लिए बोलती है, लेकिन ईशानी देखती है कि डोली में वही 3 लड़कियों की स्पिरिट बैठी है जो उसे कह रही होती है कि माँ बुला रही है। ये देख ईशानी डोली में बैठने से मना कर देती है, लेकिन दासी उसकी
उसका ये भ्रम दूर करती है और उसे डोली में बैठा देती है। अब गाँव वाले ईशानी को लेकर प्रधान के हॉल तक आ जाते हैं और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो लोग उसी क्रॉस के साइन को अपने हाथों से बनाकर एक डांस भी करते हैं। इधर राजवीर साक्षी की बलि देने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है, तभी कुएं की सीढ़ियों पे वो उसे पड़ी हुई मिल जाती है। अब वो उसके हाथों को रस्सी से बांधकर बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी साक्षी जाग जाती है और वो एक ही झटके में रस्सी को खींचकर राजवीर को गिरा देती है, क्योंकि उसके अंदर उन सभी औरतों की शक्तियाँ आ गई थी जिसे राजवीर और इन गाँव वालों ने मार दिया था। जिसके बाद साक्षी उसे पटक पटक कर इतना मारती है कि इस बार वो फाइनली मारा जाता है। उसके बाद वो उसी रस्सी को उसके गले में लपेटकर कुएं में लटका देती है। उसके बाद वो कुएं से बाहर निकलती है तो समर भी उसे वहीं पे मिल जाता है। तभी सारे गांव वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं जो समर को रोकने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि समर पुलिस को बुला रहा है। जिसके बाद समर साक्षी को ईशानी के पास भेजकर वो खुद इन गाँव वालों से लड़ने लगता है, क्योंकि सालिन को एक दूसरा रास्ता भी पता था जो प्रधान के हॉल तक जाता था। इधर दासी ईशानी को लेकर प्रधान के दरवाजे के पास बैठ जाती है और दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से प्रधान यानी कि आदि मानव बाहर आता है। अब वो ईशानी को अंदर ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके इस भयानक रूप को देखकर ईशानी अंदर जाने से मना कर देती है। फिर भी दासी उसे जबरदस्ती प्रधान के साथ भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि अंदर जाते समय प्रधान दासी को एक लात मारकर गिरा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि दासी की कोई भी इज्जत नहीं है। तभी साक्षी भी यहाँ पहुँचने वाली होती है, लेकिन दासी को ये पहले पता चल जाता है और वो अपने डीमन रूप को साक्षी के पास भेजकर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन साक्षी उसके इस रूप से डरती नहीं बल्कि डटकर सामना करती है, जिससे वो हारकर यहाँ से चला जाता है। अब साक्षी अंदर आती है तो उसका सामना दासी के साथ होता है। दासी अपनी पूरी शक्तियों के साथ साक्षी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साक्षी के सामने टिक नहीं पाती, क्योंकि साक्षी अब अकेली नहीं थी। उसके पास उन सारी औरतों की शक्तियाँ थी जिन्हें इन गाँव वालों ने मार दिया था। तब दासी एक चाकू लेकर आती है साक्षी को मारने के लिए, लेकिन साक्षी उससे कहती है कि यहाँ पे तेरी कोई भी इज्जत नहीं है, तू सिर्फ एक दासी है और मेरी बेटी तेरी जैसी नहीं बनेगी। ये बोलकर वो दासी को दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो दरवाजा खोलने के लिए जंजीरों को खींचने लगती है। तब दासी देखती है कि साक्षी के साथ उन औरतों के स्पिरिट्स भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, यानी कि साक्षी अब अकेली नहीं है, उसे उन औरतों की शक्तियाँ मिल चुकी है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है साक्षी अंदर जाती है। उसके बाद वो देखती है कि अंदर एक बड़े से बक्से के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब वो उस बक्से को खोलती है तो उसमें उसे ईशानी मिल जाती है। वो उसे निकालकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी प्रधान उसी का रूप लेकर बाहर आता है और उसे हॉन्ट करने लगता है। जिसके बाद वो ईशानी को लेकर वापस बक्से के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही साक्षी दोबारा उसे लेने के लिए जाती है प्रधान कुछ काला पाउडर साक्षी के मुंह पे फूंक देता है, जिस वजह से साक्षी कमजोर पड़ जाती है और अपने जगह से हिल भी नहीं पाती। अब प्रधान ईशानी पे काला जादू करता है और उसकी उम्र को खाने लगता है, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से प्रधान जिंदा था अब तक। वो इन छोटी बच्चियों की उम्र को खाकर अपनी उम्र बढ़ाता था, और इस वजह से पहले भी जो 3 लड़कियां मारी गई थी इसी कारण से मारी गई थी। तभी हम देखते हैं कि दासिमा ईशानी को बचाने के लिए अपने डीमन रूप को एक्टिवेट करती है और उसे प्रधान के पास भेज देती है उसे हराने के लिए। खैर दासी का काला साया प्रधान को मार तो नहीं पाता, लेकिन वो उसे जकड़कर इतना कमजोर कर देता है कि लंबा चौड़ा आदि मानव अब छोटे कद का हो चुका था। जिसके बाद ईशानी भी बच जाती है और साक्षी दासी को थैंक यू बोलती है, जिसके रिप्लाई में दासी उससे बोलती है कि अब वो किसी भी बच्ची को दासी नहीं बनने देगी, यानी कि अब दासी को फाइनली अकल आ चुकी थी। अब इधर हम समर को देखते हैं जो ताऊ और बाकी गांव वालों को पीट पीट कर उनके अकल ठिकाने ला देता है। तभी सुबह भी हो जाती है और बाकी पुलिस वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। तभी तीनों ही कुएं से बाहर आती है, जिसके बाद दासी ईशानी को धूप से बचाने के लिए डोली में बिठा देती है। तभी हम देखते हैं कि एक जंजीर साक्षी के पैरों में आके जकड़ जाती है और उसे वापस कुएं के अंदर खींचने लगती है। तभी दासी साक्षी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। जिसके बाद वो कुएं में देखती है तो साक्षी उससे कहती है कि इस दानव को मारना ही होगा वरना ये वापस आएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो कुएं का स्ट्रक्चर था वो भी अब टूट रहा था। इसके बाद भी साक्षी उन बेड़ियों के खिंचाव के साथ आगे बढ़ रही थी उस दानव को मारने के लिए, और ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब साक्षी ने उस दानव को मारा या नहीं ये तो मूवी में नहीं दिखाया, बट फॉर श्योर उसने मार ही दिया होगा, क्योंकि उसके पास अब बहुत सारी औरतों की शक्तियाँ आ गई हैं। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें।